आदाब दोस्तों, आज हम भागलपुर दंगा जो 24 अक्टूबर 1989 की स्याह रात थी, उस चीज़ को लेकर हम आज आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। 1989 से पूर्व भागलपुर में अमन व अमान और शांति का माहौल था। दोनों समुदाय के लोग आपस में शफ़क़त और मोहब्बत मेल जोल के साथ रहा। लेकिन 24 अक्टूबर 1989 का दिन भागलपुर की फ़िज़ाओं में बारूद का गंध लेकर के आई। इससे पहले भागलपुर में कभी भी सांप्रदायिक दंगा का इस तरह का तांडव नहीं देखा गया था। यहाँ तक कि 1947 जब मुल्क का बंटवारा हुआ, उस समय भी अन्य राज्यों के मुकाबले, अन्य राज्यों के बनस्पत भागलपुर अपेक्षाकृत शांत था। आखिर 24 अक्टूबर 1989 के दंगे के पीछे कौन लोग थे? आखिर जो लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, दंगा ज़मनी तहज़ीब जहाँ बहा करती थी, लोग एक दूसरे के पर्व त्यौहार में शिरकत करते थे। ईद की सेवैयाँ और होली की रंग, दोनों कम्युनिटी के लोग आपस में बढ़ चढ़ करके गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद कहा करते थे। आखिर वो कौन सी वजह थी जो दोनों कौम के लोग आमने सामने हो गए? इसके पीछे 24 अक्टूबर 1989 से पीछे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। तत्कालीन कारण तो रामशिला पूजन, जो राम मंदिर के शिलान्यास के लिए पूरे देश भर से एक ईंटों का शिलान्यास करने के लिए जो यात्रा रामशिला पूजन को लेकर हो रहा था, तो वो तत्कालीन कारण बना। लेकिन इसके पीछे, दंगों के पीछे, इस दंगे के पीछे पहले से ही पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई थी। यह सहसा अचानक हुआ दंगा नहीं था, बल्कि इसके पीछे भागलपुर के दुर्दांत अपराधी गिरोह, माफिया का पीछे हाथ था। भागलपुर में इनायतुल्लाह अंसारी एक ज़माने में इसकी तूती बोला करती थी। इसकी दहशत थी। दहशत का आलम यह था कि अगर इसके मुखालिफ ग्रुप के लोगों को अगर कोई आदाब सलाम कर दिया करता था, तो उसकी दूसरे दिन हत्या हो जाती थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस दुर्दांत अपराधी का दहशत का माहौल क्या था। वहीं दूसरी ओर महादेव प्रसाद सिंह, शहर के सफ़ेद पोश, बहुत बड़े कारोबारी, कई सिनेमा हॉल के मालिक और एक रुतबा, और तीसरे कामेश्वर प्रसाद यादव, ये तीन लोग थे जिनकी वजह से भागलपुर 1989 24 अक्टूबर का दिन रामशिला पूजन के बहाने तकरीबन कई महीनों तक भागलपुर जलता रहा। इनायतुल्लाह अंसारी, शहर का दुर्दांत अपराधी, भागलपुर के उस वक्त तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक कृपा शंकर दुबे हुआ करते थे, जिसे लोग केस द्विवेदी के नाम से भी ज़्यादा जानते हैं। और पिछले महीनों ये बिहार के डीजीपी भी बने। कृपा शंकर द्विवेदी, केस द्विवेदी और जिलाधिकारी अरुण कुमार झा थे। कृपा शंकर द्विवेदी जो एसपी केस द्विवेदी इनायतुल्लाह अंसारी के कई गिरोह के लोगों को, तकरीबन आधे दर्जन से अधिक अपराधियों का उन्होंने मुठभेड़ किया।
जिससे इनायतुल्लाह अंसारी को काफ़ी हद तक नुकसान उठाना पड़ा। गिरोह कमज़ोर पड़ गया। इस चीज़ को वो खुन्नस लिए बैठा था, सबक सिखाना था। और महादेव सिंह, कामेश्वर यादव और भी दीगर दूसरे तीसरे अघोषित जिनका नाम अब तक सामने नहीं आ पाया है, वो लोग का भी किरदार, यानी कि पूरा का पूरा माहौल पहले से ही तैयार कर लिया गया था। 24 अक्टूबर आम दिनों की तरह ही सवेरा भागलपुर का हुआ, लेकिन दोपहर होते होते इसकी फ़िज़ाओं में बारूद का गंध फैलने लग गया। रामशिला का जुलूस सबसे पहले नाथनगर होते हुए परबत्ती तक पहुंचा। नाथनगर थाना है, नाथनगर थाना से जैसे ही जुलूस आगे बढ़ा, ललमटिया जो आज ओपी है, वहाँ पर कुछ उपद्रवियों ने उस जुलूस के साथ, और इस जुलूस में 10 साल से लेकर 60 साल के वृद्ध शामिल थे। हज़ारों की तादाद में रामशिला जुलूस में लोग शामिल थे, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल थे। ललमटिया से आगे जैसे ही जुलूस बढ़ा, कुछ लोगों ने पथराबाजी की घटना को अंजाम दिया, लेकिन उपस्थित पुलिस बल ने इसको थोड़ी देर के बाद सामान्य कर लिया। फिर जुलूस आगे बढ़ गया। परबत्ती चौक, जो परबत्ती के नाम से जाना जाता है, और ये तातारपुर थाना अंतर्गत है। परबत्ती चौक के पास जैसे ही जुलूस पहुंचता है, पहले से ही महादेव प्रसाद सिंह, कामेश्वर यादव और उनके तमाम लोग, उनके अनुयायी, उनके फॉलोवर वहाँ पहले से ही मौजूद थे। परबत्ती चौक पर आकर के जुलूस काफ़ी विशाल और काफ़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। भीड़ का बढ़ना शुरू हो जाता है। तभी तातारपुर में, जो तातारपुर चौक मस्जिद के पास जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वहाँ पर जुटान होता है, उनको ये इत्तला मिलती है कि भीड़ में, उस जुलूस में काफ़ी असलाह और हरबे हथियार के साथ जुलूस आगे बढ़ रहा है। ये अफवाह तेज़ी के साथ फैला। जुलूस जैसे ही मुस्लिम हाई स्कूल के पास पहुंचा, जुलूस पर बमबाजी की घटना, बम फेंका गया, जिससे जुलूस में अफरा तफरी मच गया। पुलिस के वहाँ पर जो तत्कालीन ज़िलाधिकारी अरुण कुमार झा ने फायरिंग का आदेश दिया और फिर वहाँ पर जुलूस को आगे बढ़ाया गया। उसमें 1-2 लोग वहाँ पर हलाक भी हुए। जुलूस जैसे तैसे आगे बढ़ा। जैसे ही तातारपुर मस्जिद के पास जुलूस पहुँचता है, पहले से ही खुन्नस पाले दुर्दांत अपराधियों के कुछ गिरोह के गुर्गे के गिरोह के सदस्य एक स्थान पर उन्होंने पोजीशन ले लिया था। उनका निशाना केस द्विवेदी था। केस द्विवेदी पर साध करके बम फेंका गया। उसमें वो चोटिल भी हुए और इसके बाद जुलूस को किसी तरीके से बाहर निकाल दिया गया और पुलिस, जिसका काम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का होता है, अपने जोश व खरोश को, अपने उबाल को संयम में रखना पड़ता है। लेकिन केस द्विवेदी को ये इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने एक पूरे कम्युनिटी को सबक सिखाने का ठान लिया। हालांकि उनका निशाना किसी गिरोह के लोग हो सकते थे, अपराधी हो सकते थे, लेकिन पूरे कम्युनिटी को निशाना बनाना यह कतई सही नहीं था। केस द्विवेदी ने खुली छूट दे दी कि आप लोगों को, यानी पुलिस को, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से एक सहमति, मूक सहमति उन्होंने दे दी कि अल्पसंख्यकों की जितनी भी दुकानें हैं
अगर भीड़ लूटती है, भीड़ एक खास समुदाय की हत्या करती है, तो उस पर आप बिल्कुल मौन रहें। लगभग 2.5 दिनों तक 24 अक्टूबर लगभग 4 बजे शाम, उस रोज़ भागलपुर में मौसम कुछ क्लाउडी था, बूंदाबांदी हो रही थी। यानी 2.5 दिनों तक 27 को सेना पहुंचती है। इस बीच इन 2.5 दिनों में भीड़, जुलूस, एक ख़ास कम्युनिटी, अल्पसंख्यकों की दुकानें, चाहे वो नाथनगर हो, वैरायटी चौक के पास हो, या जहाँ जहाँ अल्पसंख्यकों की दुकानें बहुसंख्यक पॉकेट में था, परबत्ती हो, सब जगह पर लूटपाट होना शुरू हो गया। पुलिस मूक दर्शक थी। पुलिस ये कभी तसव्वुर या उम्मीद नहीं कर पाई कि इतना दंगा भड़क जाएगा। ये एक सीमित या महदूद दायरे में नहीं होकर के पूरे भागलपुर को, उस समय भागलपुर में 15 प्रखंड थे, 195 गांव, तो किसी ने ये अंदाज़ा नहीं किया था कि ये शहर, ये आग जो है शहर से निकलकर पूरे भागलपुर को अपने आगोश में ले लेगा। भागलपुर में उस समय बांका भी आता था, जो आज एक नवगठित ज़िला है। तो एक सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पगलाई भीड़ ने जो साजिश रचा गया था कि किसी को टारगेट करना है, सीमित स्तर पर नुकसान पहुंचाना है, उसकी जद में एक असीमित, एक व्यापक दायरे में निर्दोष, बेगुनाहगार लोग इसकी चपेट में आ गए। तकरीबन इस दंगे में जो सरकारी आंकड़ा है वो 1059 लोगों के मारे जाने की तस्दीक करता है, लेकिन अनधिकृत तौर से गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो 3000 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं, 10,000 से लोग ज़ख्मी हुए, 50,000 तकरीबन घर जलाए गए, 4 दर्जन से ज़्यादा मस्जिदों को शहीद किया गया, 1 दर्जन मंदिरों को ध्वस्त किया गया। तो लेकिन शहर में 27 अक्टूबर 1989 को सेना पहुंचती है, सेना पूरे शहर को अपने कब्ज़े में ले लेती है। लेकिन इन 2.5 दिनों में जो तबाही हुई, जो लोगों पर क़यामत बरपा, जिन लोगों ने अपने भाई को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को खोया, वो एक निश्चित रूप से बहुत ही दुखदाई और एक अफसोसनाक घटना है। आज इस दंगा को तकरीबन 32 साल होने जा रहे हैं, लेकिन ये जब 24 अक्टूबर का दिन आता है, ये ज़ख्म हरे हो जाते हैं। दंगा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ शहरी इलाके में नया बाज़ार, गोलाघाट, यहाँ पर एक समुदाय यानी के लोग 24 या 25 लोग मारे गए। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चित जिस घटना का बार बार नाम आता है, वो भागलपुर से 10 किलोमीटर दूर सबौर अंतर्गत चंदेरी, जहाँ 66 लोगों को कत्ल कर दिया गया था, जिसमें एकमात्र चश्मदीद मलका बेगम बची, जो आज भी जीवित है, जिसके दाएं टांग को दंगाइयों ने काट डाला था। जब सेना पहुंची तब सेना ने उसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया। दूसरा जो सबसे शर्मनाक और मानवता को झकझोर देने वाली घटना, ऐसे तो दंगा मानवता को शर्मसार तो करती ही है, लेकिन ये बिल्कुल इंसानियत को तार तार करने वाली घटना, भागलपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर जगदीशपुर प्रखंड के तमौनी गांव में लगभग 130 या 135 लोगों को कत्ल कर दिया। यहाँ तकरीबन 200 परिवार रहते थे। 200 परिवार नहीं, 20 से 25 परिवार।
और ये जो 120 या 25 लोगों को कत्ल कर दिया गया और उनको ज़मीन में एक खेत में दफना दिया गया, और ये 120 या 125 लोगों की जो जानें गईं, उसके पीछे दंगाइयों का, पगलाई भीड़ का तो हाथ था ही। सबसे दुखद पहलू ये है कि पुलिस, जगदीशपुर थाना का एक एएसआई रामचंद्र नाम का शख्स, उसने भीड़ की अगुवाई की और उसके निशानदेही पर लोगों को चुन चुन कर मारा गया और कत्ल करने के बाद खेत को कब्रिस्तान में बदल दिया गया। ये तभी उजागर हो पाया जब वहाँ से एक पीड़ित भाग करके किसी शिविर में पहुँचा, तो उसने तत्कालीन उस समय के डीआईजी अजीत दत्त को बताया कि काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोगों को मार करके खेतों में दफना दिया गया है और गोभी बो दिया गया है। जैसे ही यहाँ एएसआई रामचंद्र को पता चलता है, जगदीशपुर थाने को, वो आनंद फानन में वहाँ पर से लाशों को निकाल करके कुएं में छिपा देता है। तब वहाँ तत्कालीन डीआईजी और सेना जब पहुँचती है तो इसका इतना बड़ा उद्भेदन होता है कि यहाँ इतने संख्या में लोगों को मार करके कुएं में डाल दिया गया था। सबसे जो दुखद है कि ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, जो कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़, सुरक्षा का दम्भ भरती है। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। इस घटना के बाद पूरे भारत में, देश दुनिया में भागलपुर दंगा को लेकर के किरकिरी हुई, बदनामी हुई। कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। कांग्रेस उसके बाद से अब तक उबर नहीं पाई है। कांग्रेस फिर सत्ता से दूर हो गई इस घटना के बाद, इस दंगा के बाद। कांग्रेस सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को हटा करके मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को मुख्यमंत्री बनाती है। मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने एक आयोग के गठन का निर्णय लेते हैं 89 के आखिरी महीनों में, और वो 3 सदस्यीय होता है। रामचंद्र प्रसाद सिंह आयोग के और 2 दिगर लोग होते हैं। और इसके बाद लालू प्रसाद के काल में विधान परिषद में सभापति जाबिर हुसैन भागलपुर दंगे को लेकर खुली बहस करवाते हैं और लालू प्रसाद इस बात को तस्दीक करते हैं और इस बात को उन्होंने बाज़ाब्ता कई बार मीडिया से मुखातिब होकर भी कहा कि भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय मिलेगा। जो कंपनसेशन था, जो अनुदान था, वो नाकाफ़ी था। जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया। तकरीबन 15 वर्षों तक लालू का शासन रहा दंगा के बाद, 1990 से लेकर 2005 तक। 2005 में नीतीश कुमार आए। उन्होंने भागलपुर दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए 27 मामलों को रीओपन करवाया, और जिसमें 20 मामले भागलपुर के थे और 7 मामले बांका के थे। उसमें इस जस्टिस एनएन सिंह, उनको उन बिंदुओं पर जांच करना था कि आखिर वो कौन सी वजह थी जो भागलपुर दंगा हुआ, कौन से लोग थे जो इसके पीछे, पर्दे के पीछे थे। क्या इसके पीछे भूमाफियाओं का ज़मीन हड़पना मकसद था? और दंगे के बाद जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची, क्या वो दबाव में, किसी के प्रभाव में, डर में, दहशत में, या कौड़ियों के भाव? इन बिंदुओं पर उनको जांच करना था। नीतीश कुमार ने ये जांच एनएन सिंह को हाथ में दिया और एनएन सिंह को कहा कि ये 6 माह के अंदर इसको मुकम्मल करना है।
बहुत सारे जो दंगा मुतासरीन थे, उनको नीतीश कुमार के आने के बाद सिख दंगा की तर्ज पर अनुदान भी दिया गया और नीतीश कुमार ने उन तमाम लोग जो दंगा से पीड़ित थे उनके लिए पेंशन की योजना का भी ऐलान किया, लेकिन ये ऊँट के मुंह में जीरा। और आज तक दंगा पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं मलका बेगम का खास करके यहाँ पर चर्चा करूँगा कि मलका बेगम का पुरसा हाल जानने के लिए लोग वक्तन फ़वक्तन पहुँचते तो हैं, लेकिन उनकी आर्थिक इमदाद के लिए कोई शख्स हाथ नहीं बढ़ाता है। और उनकी एक दाईं टांग काट दी गई थी, जो आज तक उनको कहीं न कहीं उस दंगों की याद दिलाता है। और आज भी वो एक कदर नौकरी के लिए मारी मारी फिर रही हैं। भागलपुर में आज भी जो लोग चले गए, जो अपने गांव से निकाले गए या किसी तरह से बच के आ गए, वे फिर उस जगह पर झांकने के लिए भी नहीं जा रहे हैं, न गए कि वहाँ के हालात फिर क्या है। तो इस तरह से देखा जाए कि भागलपुर दंगा बहुत ही दुखद और एक अफसोसनाक वाक़या था, और ये चीज़ दोबारा ना हो इसके लिए जनता को जागरूक होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और सबसे अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लंबा नहीं खींचते हुए कि भागलपुर के दंगा मुतासरीन को अभी भी न्याय नहीं मिल पाया है, अभी भी वो न्याय की आस में है। उनको उन तमाम सुविधाओं से लैस करना चाहिए जो एक पीड़ित का हक बनता है। कई ने अपने परिवार के कई लोगों को एक साथ 7 या 8 लोगों को खो दिया, एक परिवार से 12 या 13 लोगों को खो दिया। तो ये कहीं न कहीं ये जो ज़ख्म है ये हमेशा हरा रहेगा जब तक कि उनको पर्याप्त और अपेक्षित मुआवजा न दिया जाए। धन्यवाद।